दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। आज हम शंभू बॉर्डर पर हैं। किसान आंदोलन के लिए बनाई गई वो अस्थायी सरहद, जिस सरहद ने न सिर्फ दो राज्यों को बांटा है बल्कि उस सरहद ने सत्ता और किसानों के बीच की दूरी को भी और बढ़ाने का काम किया है। और उस सरहद के आसपास एक तरफ जहां इंटरनेट काम नहीं करता, दूसरी तरफ तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं, पुलिस फोर्स है, आंसू गैस के गोले हैं, वीडियो शूट करने में तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इसलिए सिंघू बॉर्डर से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, सरसों के खेत में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम तरह के खेत आपको दिखाई देंगे। सरसों का खेत दिखाई देगा, दूसरे खेत दिखाई देंगे। और इन्हीं फसलों की एमएसपी गारंटी के लिए इतना बड़ा आंदोलन किसान चला रहे हैं। तमाम उनकी दूसरी मांगे भी है, लेकिन सवाल ये है कि जो मूल मांग है, वो मूल मांग ये है कि सरकार जो एमएसपी देती है उस एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जाती। और अब तो आप देख रहे होंगे अखबारों में, गोदी मीडिया के चैनलों पर, गोदी मीडिया से जुड़े हुए कुछ प्रिंट के पोर्टल्स पर हर जगह ये देखने को आपको मिलेगा, हर जगह ये देखने को मिलेगा कि एमएसपी गारंटी देने से सरकार पे बहुत बोझ पड़ जाएगा। कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री पैदा हो गए हैं जो आपको ये बताएंगे कि एमएसपी की गारंटी दे देने से न सिर्फ सरकार पर बोझ बढ़ेगा बल्कि आम आदमी पर को भी महंगाई की मार से दो चार होना पड़ेगा। ये सब दरअसल एक बेतुके तर्क है। और एमएसपी कोई मोदी सरकार ने नहीं दी है, स्वामीनाथन फॉर्मूला कोई मोदी सरकार ने नहीं बनाया है, C2+50% का जो फॉर्मूला है वो कोई मोदी सरकार ने नहीं बनाया है। और अभी जो फॉर्मूले दिए जा रहे हैं वो सारी बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस सरसों के खेत में मैं खड़ा हूं, उस सरसों का तेल का भारत आयात करता है। 142 करोड़ लोगों के लिए सरसों और दूसरे दलहन और तिलहन की फसलें, भारत में खेती उतनी नहीं हो पाती है जिससे यहाँ की जरूरतें पूरी हो सके। आमतौर पर किसान सिर्फ धान, गेहूं जैसी फसलों की ही खेती करता है। और सरकार ने जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी तय की है, उसमें दलहन की फसलें भी हैं, उसमें तिलहन की फसलें भी हैं, उसमें धान गेहूं भी है, रबी खरीफ जायद सबकी फसलें हैं। लेकिन क्या इन 23 फसलों में सबकी एमएसपी पर खरीद, यानी न्यूनतम समर्थन प्राइस, अंग्रेजी में जिसे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, क्या उसके आधार पर खरीद होती है? सिर्फ चुनिंदा 3-4 फसलों की खरीद बड़े पैमाने पर होती है। और वो भी कैसे होती है, जरा किसानों से बात करके देखें तो पता चलता है। किसी जिले में रखा जाता है कि टोटल टारगेट का 20%, कहीं रखा जाता है 21%, कहीं रखा जाता है 18%। यानी किसान जो उपजाता है उसका बमुश्किल अधिकांश इलाकों में 5वां हिस्सा ही खरीद किया जाता है। और बहुत सारे इलाकों में, बिहार जैसे राज्यों में, मंडी सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। यानी किसान इस देश में रोता रहे। अन्नदाता जिस देश में 50% से ज्यादा रोजगार पैदा करता है, इस देश में सबसे ज्यादा लोग किसी क्षेत्र में रोजगार में लगे हुए हैं, उस क्षेत्र के लोगों की बात सुनने के लिए, उनकी आह को समझने के लिए आज इस देश की सत्ता और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान तैयार नहीं है। कारण क्या है? एक एक कर मैं आपको बताता हूं कि परिस्थितियां क्या है। संक्षेप में बताता हूं। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का काम होता है कि जो फसलें किसानों के खेत में उपजती है उसकी कीमत तय करना, जिस कीमत के आधार पर एमएसपी दी जाती है। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, महंगाई को देखना, किसानों की लागत को देखना, मेहनत को देखना, बाजार की परिस्थितियों को देखना, और आम आदमी की जो खरीदार है उसकी परिस्थितियों को भी देखना। और उसी CACP के सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसे CCEA कहते हैं, वो फैसले करती है कि अमुक फसल पर इतनी एमएसपी देनी है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना देना है। लेकिन जब खरीद 20-25% फसलों की हो, मोटे तौर पर 5वें हिस्से की खरीद हो, जितना किसान उपजाता हो उसके 5वें हिस्से पर खरीद हो, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी के 4 हिस्से यानी 75-80% फसल कहाँ जाती है। थोड़े देर के लिए मान सकते हैं कि 20 या 25%, बहुत कह सकते हैं कि एक छोटा किसान अपनी उपज का
जो मेहनत करता है 1/4 खुद के खर्च के लिए रख लेता होगा, 1/4 वो एमएसपी पर तमाम तरह की दुश्वारियों को झेलते हुए बेच पाता है। बाकी के दो हिस्से कहाँ जाते हैं, यानी आधे हिस्से कहाँ जाते हैं? 50% के करीब फसल का हिस्सा कहाँ जाता है किसानों का? वो फसल का हिस्सा जाता है बाजार में, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो बहुत बड़ा व्यापारी हो, बहुत बड़ा कॉरपोरेट हो, वो खरीद करते हैं औने पौने दाम पर। और जब वो औने पौने दाम पर खरीद करते हैं तो भला वो क्यों चाहेंगे कि एमएसपी की गारंटी दे दी जाए? एमएसपी गारंटी का मतलब क्या है? एमएसपी गारंटी का मतलब है कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दी जाती है, उस पर एक कानूनी जामा पहना देना कि लीगल सपोर्ट जब उसे मिल जाएगा, लीगल सपोर्ट यानी एमएसपी गारंटी मिल जाएगी, उसके बाद किसी भी किसान को, कोई भी बनिया, कोई भी कॉरपोरेट औने पौने दाम पर नहीं खरीदेगा, क्योंकि औने पौने दाम पर जब वो खरीदेगा तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत कोर्ट में घसीटा जाएगा। किसी भी कीमत पर उसे खरीद करनी होगी तो एमएसपी की, कम से कम एमएसपी की कीमत पर या उससे ऊपर पर। तो किसानों का जो दोहन है एमएसपी गारंटी को कानूनी जामा पहनाने से बंद हो जाएगी। दूसरा फायदा जो इस एमएसपी गारंटी से होना है वो ये होना है कि इस देश का किसान जो बाढ़, सुखाड़ और तमाम तरह के प्राकृतिक से लेकर आर्थिक झंझावात तक को झेलता है, उसके खिलाफ उसे एक मिनिमम सिक्योरिटी, न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा, जिन फसलों का हम आयात करते हैं उन फसलों की खेती की तरफ भी किसान बढ़ेगा। मसलन तिलहन की फसलें, मसलन दलहन की फसलें, इस देश में दालें तकरीबन 75 से 80% आयात की जाती है। तो यह है एमएसपी गारंटी कानून का फायदा। अब कुछ ऐसे स्वयंभू अर्थशास्त्री आ गए हैं जो आपको ये बताएंगे कि एमएसपी गारंटी दे देने से, एमएसपी की गारंटी दे देने से 10 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ तक का बोझ सरकार के ऊपर पड़ जाएगा। अब भला 10 लाख से 18 लाख करोड़ का बोझ कैसे पड़ेगा? एमएसपी गारंटी का मतलब ये कतई नहीं है कि सारी फसल सरकार खरीदे। एमएसपी गारंटी का मतलब ये है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, ताकि उससे कम कीमत पर कोई खरीदे तो उसे अपराध माना जाए, उसे अपराध की कैटेगरी में माना जाए, उसे कानूनी रूप से कोर्ट में घसीटा जा सके। तो इस डर से कोई कम पे खरीद नहीं करेगा। तो फिर 10 लाख से 18 लाख रुपए का बोझ कैसे पड़ेगा? एक छोटा वाकया मैं आपको सुनाता हूं, सुनकर हंसी भी आएगी और वास्तविकता का एहसास भी होगा। 70 के दशक में दिल्ली में जब जनसंघ, आज की भाजपा का पूर्व का अवतार, जो पहले जो भाजपा को जिस नाम से जानते थे वो जनसंघ कहते थे, तो जनसंघ पार्टी का दिल्ली में जगह जगह बैनर लगा और उस बैनर पर लिखा गया जनसंघ के सदस्य बनिए। बैनर लगाने के पीछे लोगों को प्रोत्साहित करना था कि आओ जनसंघ का सदस्य बनो, जनसंघ पार्टी की सदस्यता लो। तो उसे शुद्ध हिंदी में लिखा गया जनसंघ के सदस्य बनिए, आइए जनसंघ के सदस्य बनिए। तो आइए नहीं लिखा गया, लिखा गया जनसंघ के सदस्य बनिए। और फिर वो मुहावरों के रूप में प्रचलित हो गया कि जनसंघ के सदस्य बनिए, यानी व्यवसाय करने वाला जो समूह है, बनिया मतलब बनिया जाति से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि व्यवसाय करने वाला समूह, तो जनसंघ के सदस्य बनिए ही हो सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आई और कहा भी जाता था कि जनसंघ व्यापारियों की पार्टी है, यानी बनियों की पार्टी है। और आज सरकार एमएसपी को लीगलाइज करने से पीछे हट रही है, तो असली कारण यह है। क्या कारण है? बड़े बड़े साइलोज आपने सुने होंगे कि पंजाब से लेकर के हरियाणा तक बड़े बड़े कॉरपोरेट ने बना लिए थे उस दौर में जब विवादास्पद कृषि कानून आया था। लेकिन सब के सब धरे रह जाएंगे जब एमएसपी को लीगलाइज किया जाएगा। आज बात होती है C2 की, C2 प्लस 50% के स्वामीनाथन फार्मूला की। स्वामीनाथन फार्मूले के लिए सरकार से किसान आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार है, वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। अभी जो फार्मूला है वो A2 प्लस FL है। A2 फार्मूला यानी कृषि लागत और उसके ऊपर एमएसपी। A2 प्लस FL जिस फार्मूले से अभी एमएसपी दी जा रही है, उस फार्मूले का मतलब है कि किसान जब खेत में मजदूर रखता है तो किसान के घर के भी 2-4 लोग उसमें मजदूरी करते हैं, उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता है, क्योंकि उनका अपना खेत होता है, या खुद का हो या पट्टे पर लिया गया हो, भाड़े पर लिया गया हो। तो उसके लिए एमएसपी को लीगलाइज करने की जरूरत जो कही जा रही है, उसके पहले सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, मोदी सरकार नहीं बढ़ाया, कि A2 प्लस FL यानी A2 फार्मूले कृषि के पर लागत और उसमें फैमिली मेंबर का एक अनुमानित आंकड़ा जोड़ करके CACP की सिफारिशों के आधार पर उन्हें दिया जाता है।
लेकिन जब ये लीगलाइज हो जाएगा तो 50% और C2 यानी लागत मूल्य, तमाम लागत C2 इज इक्वल टू A2 प्लस FL, यानी कि लागत मूल्य पर 50% एक्स्ट्रा, वो बाद के लिए भी किसान अब तैयार है कि उस पर हम आगे बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले चाहे अध्यादेश के माध्यम से या महिला आरक्षण बिल की तरह संसद का विशेष सत्र आचार संहिता लगने के पहले बुला करके इसको कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन सरकार इस एमएसपी गारंटी की मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों सुनेगी सरकार? सरकार को वोट तो हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलता है, सरकार को वोट तो सांप्रदायिकता के आधार पर मिलता है, और सरकार को मौजूदा दौर में डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को चुनाव तंत्र यानी इलेक्ट्रोक्रेसी में कन्वर्ट करने की दिशा में जब निर्णायक रूप से सत्ता ही आगे बढ़ गई हो, तो भला क्या किसान, क्या नौजवान, क्या मजदूर, तमाम तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, तमाम तरह के सेक्टर्स को देख सकते हैं, सब के सब प्रभावित हैं। मजदूर कानून आप देख सकते हैं, श्रम कानूनों में किस प्रकार से बदलाव किए गए, सनय सनय कर, धीरे धीरे कर बदलाव किए गए और उसको कॉरपोरेट फ्रेंडली बनाया गया। यानी शोषण की बुनियाद मजदूर कानूनों को धीरे धीरे कमजोर करके करने की शुरुआत कर दी गई। ठीक इसी तरह से नौजवान रोजगार मांगेगा, अग्निवीर की बात करेगा, तब भी बहुत कुछ होगा। उसके बाद किसान एमएसपी मांगेगा तो देख रहे हैं कि आंदोलन करेगा, आंसू गैस के गोले खाएगा। देखते हैं इस आंदोलन का क्या होता है। और शंभू बॉर्डर से लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और किसानों के आंदोलन की कवरेज चाहे शंभू बॉर्डर से हो चाहे हमारे स्टूडियो से हो, वो लगातार करते रहेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एमएसपी गारंटी की मांग पर जो कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, ये कोरी मिथ्या है। सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि खरीद सरकार को नहीं करनी है। लीगलाइज करने का यानी एमएसपी गारंटी का सीधा मतलब है कि कोई प्राइवेट प्लेयर भी एमएसपी से नीचे खरीद ना कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।